स्टोरी की शुरुआत होती है। एक लड़का जज को गाली देकर कहता है कि मुझे कम्युनिटी सर्विस क्यों दी गई है। और वो कहता है कि साउथ कोरिया के लॉज बहुत ज़्यादा बेकार हैं। और वो जज को कहता है कि तुम ये सब ऐसा कर रहे हो ना क्योंकि मेरी कोई माँ नहीं है। और उस लड़के का पिता उसे रोकने की कोशिश करता है। तो वो लड़का जज को कहता है कि सिर्फ मैंने एक ज्वेलरी स्टोर में चोरी की थी और उसके लिए मुझे तुम 200 घंटे कम्युनिटी सर्विस दे रहे हो। ये सब तो तुम जैसे लोगों के साथ होना चाहिए। और वो एक कुर्सी उठाकर बहुत तेजी से नीचे पटकता है। और तभी पुलिस वाले अंदर भाग आते हैं और कहते हैं कि जज क्या आप ठीक हो। और उस लड़के का नाम यून संग होता है। और उस लड़के का फादर उसे रोकने की कोशिश करता है। पुलिस वाले जज से पूछते हैं कि जज क्या तुम ठीक हो। जज उस लड़के को कहता है पिछले 15 सालों में ये पहली बार है जब मैंने एक जुविनाइल केस में ऐसा कुछ देखा है। यूनसंग, अभी के अभी वो चेयर उठाओ जो तुमने फेंकी है। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे। लेकिन इससे पहले कि जज अपनी बात खत्म करता, यूनसंग जज को मिडिल फिंगर दिखाता है। ये देखकर जज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और हमें बताया जाता है कि मिडिल फिंगर करना लीगल सिस्टम की इंसल्ट करना होता है। और इसी गुस्से में यूनसंग को जुवेनाइल में भेज दिया जाता है, जिसमें कि जुवेनाइल लॉ नंबर 9 होता है। यूनसंग एक बस में बैठकर जेल में पहुंच जाता है। पुलिस वाले सबको नीचे उतार रहे होते हैं। हमें बताया जाता है ये वो जगह है जहाँ पर हर तरह के क्रिमिनल पाए जाते हैं। यूनसंग वहाँ पर पहुँच जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर माफिया क्रिमिनल्स भी होते हैं। इसीलिए उस जगह को यांगच्योन डिटेंशन स्कूल भी कहा जाता है। पुलिस वाले उन सबको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि इस जगह पर चोरी, डकैती, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, हर तरह के क्रिमिनल पाए जाते हैं। और वहां पर खड़ा एक आदमी यूनसंग को पहचान लेता है और कहता है कि अरे ली यूनसंग, तुम यूनसंग ही हो ना, मिडिल स्कूल वाले ली यूनसंग। और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन पुलिस वाले उससे रोकते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ से पीछे हट जाओ, बहुत टाइम हो गया है, मैं उसे मिस कर रहा था। और वो लड़का यूनसंग को कहता है कि बहुत टाइम हो गया तुम्हें तुम्हें मिले हुए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूनसंग भी उसे देखकर थोड़ा सा खुश होता है। तो वो लड़का यूनसंग को कहता है अपनी इंट्रोडक्शन के बाद मुझे वार्ड बी में मिलना। और वो वहां से चला जाता है। और वो पुलिस वाला यूनसंग को कहता है कि ये सब क्या है, क्या तुम जीहुन के फ्रेंड हो। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वो कोई अच्छा लड़का नहीं है। वो यहाँ पर ब्लैकमेल और सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से यहाँ पर बंद है। लेकिन वो तुम्हारा फ्रेंड है तो मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम एक पागल हो। तो यूनसंग उस पुलिस वाले को घूरने लगता है। तो एक दूसरा पुलिस वाला यूनसंग के पेपर्स मारकर कहता है अरे तुम यूनसंग हो ना, जिसने कोर्ट रूम में एक बहुत बड़ा सीन खड़ा कर दिया था। और ये एक करेक्शनल ऑफिसर होता है जिसका कि नाम ली ग्वाक्यून होता है। और इसकी उम्र 49 ईयर्स होती है। ग्वाक्यून यूनसन से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया, क्या तुम सच में यहाँ पर आना चाहते थे। लेकिन यूनसंग अभी किसी को भी कोई जवाब नहीं दे रहा होता। तो ग्वाक्यून यूनसंग को कहता है कि अब से हम एक दूसरे को रेगुलरली मिला करेंगे, तो एक दूसरे से अच्छे से बिहेव करना। मैं यहाँ का करेक्शनल ऑफिसर हूँ तो मुझे तुम सबको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन वैसे तो मैं तुम लोगों को नहीं देखना चाहता। तो यूनसंग करेक्शनल ऑफिसर से पूछता है। लेकिन सीन शिफ्ट होता है, हमें उनकी बात नहीं दिखाई जाती। जो जीहुन के साथ लड़का होता है वो जीहुन को पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो। तो जीहुन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि वो मिडिल स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। और हमें जीहुन का ही साथी दिखाया जाता है। और वो कहता है कि तुम स्कूल में गुंडे हुआ करते थे ना, क्या इसीलिए तुम फेमस थे। लेकिन यूनसंग स्कूल में किस चीज़ के लिए फेमस था। और जीहुन कहता है कि वो एक लूजर बनने की वजह से फेमस था। जीहुन यूनसन को कहता है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिरकार हम इस जगह पर मिलेंगे। यूनसंग, तुम्हारा फेस, अरे तुम्हारा फेस। और वो कितनी बार तुम्हारा फेस कहकर उसे बालों से पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम भूल गए, ये मत समझना कि तुमने अगर जूवी में आए हो तो तुम अलग हो। और यूनसंग के बालों के नीचे एक उसके आंख पर स्कार होता है। और जीहुन कहता है कि अरे ये देखकर तो सारी पुरानी मेमोरीज ताज़ा हो गई हैं, हम बहुत ज़्यादा फन किया करते थे ना। मुझे अभी भी याद है तुमने अपने आप को कैसे मारने की कोशिश की थी स्कूल वॉशरूम में, तुम कितने ज़्यादा ड्रामेबाज थे ना। तुम्हारी वजह ही से ही मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, ली यूनसंग। तो चलो अब तुम्हारे कपड़े उतारे जाएं। और वो उसके कपड़े उतारने लगता है और वो कहता है
कि क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे इसीलिए तुम यहाँ पर मुझे मिलने आए हो। तो यूनसंग बहुत कामली उसे जवाब देता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तो जीहुन ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। यूनसंग जीहुन के कान पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तुमसे मिलने ही यहाँ पर आया हूँ। और वो जीहुन को एक खतरनाक स्माइल देता है और स्माइल के साथ साथ वो जीहुन को कुछ और भी देता है। सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ पर ग्वाक्यून बैठा होता है और दो लेडी ऑफिसर्स कहती हैं कि तुमने हमारी आज की शिफ्ट ले ली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्वाक्यून कहता है हाँ हाँ ठीक है, घर आराम से पहुँचना। और वो आपस में बातें करती हैं कि अचानक से वो ऐसा कब से हो गया, पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। और उसके पसीने छूट रहे होते हैं और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यूनसंग ग्वाक्यून से कुछ पूछ रहा होता है और वो कहता है कि तुमने एक रेप कमिट किया था ना। ये सुनकर ग्वाक्यून बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो यूनसंग कहता है कि 6 मार्च को रात के 1 बजे तुम एक अंडर एज लड़की को मिले एक ऐप यूज़ करते हुए। तुमने उसे ये कहकर झूठ बोला कि ये तुम्हारी BMW है और मुझे पता है कि तुमने उसके साथ कार में क्या करने की कोशिश की। और उस कार की लाइसेंस प्लेट थी 4439 और वो उसका एड्रेस बताने लगता है कि वो मोटल एलिवे में लेक पार्क की फ्रंट में थी। और अभी वो इतना बोल ही रहा होता है, ग्वाकिन बहुत चीखते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम यहाँ पर करने के आए हो। और हमें यूनसंग दिखाया जाता है जो कि जीहुन के मुंह को नोच देता है और कहता है मैं सिर्फ कुछ जुवेनाइल्स को ढूंढ रहा हूँ। जीहुन बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। यूनसंग जीहुन को बहुत जोर से मुंह पे किक भी मारता है और फिर वो लगातार उसे पीटता जाता है। और यूनसंग कहता है कि मैं यहाँ पर उन लोगों को ढूंढने आया हूँ जिन लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, वो लोग जिनको ये सड़ा सा लोग प्रोटेक्ट करता है। यूनसंग जीहुन को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। जीहुन के साथी यूनसंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यूनसंग ने अपने दोनों हाथों से जीहुन को पकड़ा होता है और वो अपने पैरों से दूसरे आदमी पर भी अटैक कर देता है। और हमें वही सीन दिखाया जाता है जब यूनसंग जज को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है। और जब जज उसे सजा सुना देता है तो यूनसंग उसके सामने झुक जाता है क्योंकि वो बहुत खुश होता है कि अब वो जुवेनाइल जा पाएगा ताकि वो अपना बदला ले सके। और ये सब देखकर जज भी हैरान होता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो सभी लोग जीहुन को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से करेक्शनल ऑफिसर को यहाँ पर बुलाओ। और इतनी देर में जीहुन अपने हाथ में एक वेपन लेता है और जोर से यूनसंग पर अटैक करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने चीटिंग की है, तुमने एकदम से मेरे पर अटैक किया। लेकिन यूनसंग जीहुन के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और जीहुन यूनसंग को पूछता है कि क्या तुमने कहीं पर ट्रेन किया। लेकिन यूनसंग उसके पेट में बहुत जोर से एक मुक्का मारता है और फिर लगातार उससे मारता ही जाता है और कहता है कि क्या तुमने क्या कहा, मैंने ट्रेन किया? मैं तुम जैसे लोगों की वजह से ट्रेन क्यों करूंगा, मैंने तो लड़ाई करना सीखा है। और वो जीहुन का एक पैर तोड़ देता है और कहता है कि मैंने एक फेमस आदमी से लड़ाई करना सीखा है। जीहुन सोचता है कि क्या उसने एक प्रो से लड़ाई करना सीखा है। जीहुन का पैर टूटने की वजह से वो चिल्ला रहा होता है और गुस्से से यूनसंग को कहता है कि तुम ये अटैक एक असली आदमी पर कैसे यूज कर सकते हो। लेकिन इतनी देर में जीहुन यूनसंग का दूसरा पैर भी पकड़ लेता है और ये देखकर जीहुन बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मेरा दूसरा पैर, ऐसा मत करो। तो यूनसंग कहता है कि जीहुन मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैंने लड़ाई करना सीखा है, दूसरा पैर तोड़ने ही वाला होता है। तो जीहुन कहता है कि ऐसा मत करो, रुक जाओ प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ, ये सब मेरी गलती थी। मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें बुली किया, मैं तुम्हारी फैमिली को गाली देता था, ये सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम मेरे दोनों पैर तोड़ दोगे तो मैं कभी भी चल नहीं पाऊंगा। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। वहां पर ग्वाक्यून भी भाग कर आ रहा होता है। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर यूनसंग एक लड़के को कहता है कि मैं लड़ाई करना सीखना चाहता हूँ। तो वो लड़का पूछता है कि तुम क्यों ये सब सीखना चाहते हो। हमें उस लड़के की शक्ल नहीं दिखाई जाती। तो यूनसंग कहता है क्योंकि कोरिया का लॉ बहुत ज़्यादा बेकार है और मैं अपना रिवेंज खुद लेना चाहता हूँ। साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा बेकार लॉज हैं। तो वो लड़का यूनसंग से पूछता है कि तुम रिवेंज किसके खिलाफ लेना चाहते हो। यूनसंग जीहुन का दूसरा पैर भी तोड़ देता है। तो यूनसंग कहता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ और मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। और वो कहता है कि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि साउथ कोरिया के लॉज बहुत ज़्यादा बेकार हैं। ग्वाक्यून जल्दी से यूनसंग के पास आता है। तो यूनसंग ग्वाक्यून को कहता है कि वार्डन,
क्या तुम्हें मैं एक अच्छी सी स्टोरी सुनाऊं? मैंने तुम्हें पहले कहा था ना कि यहाँ पर मैं अपना रिवेंज लेने आया हूँ। और वो रिवेंज मैं हान जीहुन से नहीं लेने आया था, क्योंकि जो चीज़ जीहुन ने की है वो तो उस चीज़ से बिल्कुल क्लोज भी नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कहता है कि जिससे ने कहा है कि एक लड़के ने जीहुन के दोनों पैर तोड़ दिए हैं। मुझे लगता है कि वो पागल है ना? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? और वो लड़का जीहुन को जानता था और उसका नाम ली यूनसंग है। और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी की बॉडी टैटूज से भरी होती है, जो कि कहता है कि क्या ली यूनसंग। और इस लड़के का नाम पार्क संगच्योल होता है, जो कि एक फॉर्मर मेडलिस्ट है एमेच्योर किक बॉक्सिंग में। और वो कहता है कि क्या ये वही वाला यूनसंग है? और यूनसंग अपने मन में कहता है कि मैं एक ऐसे लड़के को मिलने आया हूँ जिसके पास बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि आप कोका कोला को ऐसे बना सकते हो। और वो सोचता है कि अच्छा ऐसा है, ये बहुत ज़्यादा कूल है, मैं इसे बाद में ट्राई करूँगा। और वो एक और वीडियो देखता है जिसमें लिखा होता है कि इस वाली ड्रिंक में और यूरिन में क्या अंतर है। और यूरिन का मतलब पेशाब होता है, क्योंकि इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता। और अगले दिन वो ऐसा ही करता है, वो एक कप में यूरिन रखता है और दूसरे कप में एक ड्रिंक रखता है और यूनसंग के सामने रख देता है और कहता है कि मैंने इसे बहुत ध्यान से बनाया है, इन दोनों को पियो और मुझे पीकर दिखाओ कि क्या तुम्हें पता चल रहा है कि इन दोनों में से कौन सी एक ड्रिंक है और कौन सी एक यूरिन है। क्योंकि इन दोनों में से एक में मेरा यूरिन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, इसीलिए मैं खुद तो इसे ट्राई नहीं करूँगा, लेकिन तुम तो ये कर ही सकते हो। यूनसंग कहता है कि पार्क की क्यूरियोसिटी एक नॉर्मल आदमी जैसी नहीं थी, वो अपनी क्यूरियोसिटी के चलते कुछ भी कर सकता था। यूनसंग पार्क को कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं ये नहीं पीना चाहता। लेकिन ये सब यूनसंग को करना पड़ता है। और पार्क अपने फ़ोन पे एक और वीडियो देख रहा होता है जहाँ पर लिखा होता है कि क्या होगा कि अगर तुम एक लैक्सेटिव और एंटी डायरियल पिल एक साथ लोगे तो। और वो ये एक्सपेरिमेंट यूनसंग पर करता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब तुम इन दोनों चीज़ों को साथ में लोगे तो क्या होगा। और उस वीडियो के कमेंट में लिखा भी होता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये करने से तुम्हारा इंटेस्टाइन रुक जाएगा। लेकिन फिर भी पार्क ये करता है और जैसा उस वीडियो में लिखा होता है यूनसंग के साथ वैसा ही होता है। और पार्क सोचता है कि अरे वाह, ये तो सच में वही है जो कि उस वीडियो में लिखा था, ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और एक दिन यूनसंग अपने घर जा रहा होता है जहाँ पर पार्क और उसके साथियों ने अपने बैग्स भी उसको पकड़ाए होते हैं। और पार्क यूनसंग को कहता है कि आज रात तुम्हारे घर में कोई नहीं है ना? तो यूनसंग डर के मारे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो पार्क कहता है कि मुझे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर, तुम्हारी मदर और तुम्हारी बहन आज के लिए बाहर गए हुए हैं, इसलिए हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। वो सभी उसके घर चले जाते हैं और उसके घर सारी उथल-पुथल करने लगते हैं, चीज़ों को तोड़ने लगते हैं। यूनसंग उन सबको कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन तभी पार्क यूनसंग के सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि अरे, क्या तुम्हें कोई फ़ीवर है? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोल्ड तो नहीं है ना? तुम बहुत देर से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तुम्हें। यूनसंग सोचता है कि पहले मैं सोच रहा था कि उसके साथ क्या गलत है, लेकिन पार्क यूनसंग को एक मेडिसिन देता है और यूनसंग सोचता है कि जब उसने मुझे मेडिसिन दी, मुझे लगा कि वो मेरा फ्रेंड है। एक टाइम के लिए मुझे सच में ऐसा लगने लगा था कि उसने मेरी मदद की है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एक कोल्ड मेडिसिन नहीं थी। उसने मुझे एक ड्रग की गोली दी थी और उसके बाद मुझे कोई भी होश नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक रिवर के किनारे पर हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं पानी में तैर रहा हूँ और मेरे मॉन्स्टर्स जैसे फ्रेंड भी मुझे फ़नी लग रहे थे। ये बहुत ज़्यादा बुरा टाइम था। मुझे पता था कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, लेकिन चाहकर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके सपने में पार्क दिखाया जाता है जिसकी की गर्दन एक सांप जैसी होती है। और यूनसंग कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों है? क्या एक टॉवल? तुम मुझे एक टॉवल दे रहे हो, लेकिन तुम मुझे क्यों दे रहे हो? क्या कुछ गिर गया है? क्या तुमने कहा माइक्रोवेव? लेकिन माइक्रोवेव हमें क्यों चाहिए? क्या सच में ऐसा होगा? लेकिन जैसा कि हमें पता है कि वो नशे में होता है और तभी उनके फ्लैट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सीन शिफ्ट होता है, यूनसंग की आँख खुलती है और वो एक हॉस्पिटल में होता है। और वहाँ पर एक आदमी उसे कहता है कि क्या तुम जाग चुके हो? हम एक पुलिस स्टेशन से हैं।
और तुम्हारे माइक्रोवेव में किसी ने टॉवल रख दिया जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। और तभी यूनसंग को वही याद आता है, टॉवल और माइक्रोवेव वाली बात। और वो सोचता है कि मुझे उस टाइम नहीं पता था कि क्या चल रहा है। मेरा घर पूरी तरह जल चुका था और मेरे मुंह पर एक बहुत बुरा स्कार आ चुका था। यूनसंग अगले दिन स्कूल जाता है, जहां पर पार्क उसे कहता है कि अरे यूनसंग, तुम आ गए। मुझे नहीं पता था कि, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन था, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया ये करने में। और तुम्हें तो मुझे थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें घसीट कर फर्स्ट फ्लोर तक लाया ताकि तुम मर ना जाओ। क्या तुम्हें नहीं लगता? लेकिन यूनसंग कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता। तो पार्क गुस्से से कहता है, मुझे आंखें कैसे दिखा रहे हो? क्या मैंने तुम्हें अभी कहा नहीं कि मैंने तुम्हारी जान बचाई? तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी का शुक्रिया कैसे करते हैं? यूनसंग अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे इसे थैंक्स कहना पड़ेगा? यूनसंग अपने मन में सोचता है कि तुम्हें नहीं पता कि बुलिंग कैसी होती है। बुलिंग के बारे में सबसे डरावनी चीज ये होती है, जब तुम किसी ऐसे आदमी से मिलते हो जिसके साथ तुम बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। एक ऐसी होपलेसनेस होती है जब तुम्हें पता है कि तुम उस आदमी को कुछ भी नहीं कह सकते। वो डर की इमेजिनेशन लोगों का सारा जोश खत्म कर देती है। और यूनसंग डर के मारे पार्क को थैंक यू बोलता है और अपने घर चला जाता है। पार्क की मॉम और ग्रैंडमदर रो रही होती हैं। पार्क की मॉम कहती है कि हमें अभी पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी और वह तुम ही थे ना जिसने घर को आग लगाई थी। ये सुनकर यूनसंग हैरानी से पूछता है कि क्या मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। सीन शिफ्ट होता है, हमें वो सभी लड़के दिखाए जाते हैं और वो सभी कहते हैं कि ये सब यूनसंग ने किया था, उसने ही ये सब किया और उसने तो ड्रग्स भी लिए थे। और पार्क कहता है कि हाँ, ये तो यूनसंग ही था, मैंने अपनी आंखों से उसे ये करते हुए देखा था। उसने अपने ही घर को आग लगा दी। लेकिन हम अभी छोटे हैं, इसलिए हमें जेल तो नहीं होगी ना। उसकी माँ कहती है कि तुम जेल नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारी एज सिर्फ 13 साल है। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें पता है कि अब हम फायर इंश्योरेंस भी नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि वो हम पर फ्रॉड का केस डाल सकते हैं। और जो नेबर्स का नुकसान हुआ है उसके बारे में क्या? हम उसके बारे में भी हमें पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हें पता है कि अब हमारी सारी जिंदगी खराब हो चुकी है तुम्हारी वजह से। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यूनसंग ब्लैंकेट लेकर कहीं जा रहा होता है और पार्क अभी भी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि क्या ये वही ली यूनसंग है? नहीं, ये वो नहीं हो सकता। और तभी वहां पर ग्वाक्यून आता है और कहता है कि सभी मेरी बात सुनेंगे। कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट हुआ है, इसलिए मुझे इस लड़के का रूम चेंज करना पड़ रहा है और इसके अलावा मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं थी, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और वो नया है, इसीलिए तुम लोग उसे नहीं जानते, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। और अगर वो कुछ पूछे तो उसे अच्छे से जवाब देना, लड़ाई मत करना एक दूसरे से। यूनसंग ने अपना फेस ब्लैंकेट से छुपाया होता है और वो लड़के कहते हैं कि क्या तुम्हें उसका रूम चेंज करना पड़ा? ये सब तुम क्या कह रहे हो? और उनमें से एक लड़का यूनसंग को कहता है कि क्या हुआ? क्या तुम वार्डन के साथ सोए थे, जो वो तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा है? लेकिन अभी वो इतना बोल ही रहा होता है और यूनसंग बड़ी जोर से उसके मुंह पर एक किक मारता है और वो उड़ता हुआ गिर जाता है। और बाकी सारे लड़के उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि उसे अभी पकड़ो। यूनसंग कहता है कि मैं यहाँ पर एक क्यूरियस लड़के से मिलने आया हूँ। और तभी पार्क कहता है कि क्या तुम ली यूनसंग हो? क्या तुम सच में वही ली यूनसंग हो? तो ली यूनसंग उसे अपनी शक्ल दिखाता है। ये देखकर पार्क बहुत खुश होता है और कहता है कि अरे तुम तो ली यूनसंग हो। और वो यूनसंग की ओर उंगली करता है। तो यूनसंग कहता है कि एक फिंगर। क्या तुम्हें पता है कि एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर को एक फिंगर के साथ हराया जा सकता है? क्या तुम्हें उस मेथड के बारे में पता है? तो पार्क कहता है कि तुम ये अचानक से क्या कह रहे हो? बहुत टाइम हो चुका है जब मैं तुम्हें लास्ट टाइम मिला था। लेकिन वो मेथड क्या है? मुझे भी वो मेथड जानना है। तो यूनसंग कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम्हारी अभी भी क्यूरियोसिटी तो कभी कम नहीं हुई होगी। तुम अभी भी उतने ही क्यूरियस हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि एक प्रो किक बॉक्सर को सिर्फ अपनी एक फिंगर्स की हेल्प से कैसे हराया जाता है। गाइज, ये सीरीज का पार्ट 1 है और अगर आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हम 100 लाइक्स का एम करते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।